नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। जोशीमठ में खराब होता मौसम भी प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जोशीमठ इलाके में अगले 1 से 2 दिन में बारिश या फिर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जोशीमठ के जिन चिन्हित क्षेत्रों में मकानों के गिरने या धंसने का खतरा है, उन्हें प्रशासन की तरफ से जल्द ध्वस्त करना पड़ेगा, नहीं तो आसपास के दूसरे मकानों पर भी खतरा बढ़ जाएगा। प्रशासन की तरफ से चिन्हित मकानों में रह रहे परिवारों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। साथ ही प्रशासन की ओर से तत्काल 1.5 लाख रुपए अंतरिम सहायता की राशि भी व्यवस्था की गई है। चमोली जिले में ही जोशीमठ से 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग क्षेत्र के बहुगुणा नगर में भी भूधसाव का मामला सामने आया है। वहां भी कई मकानों में दरारें देखी जा रही हैं। कटाव और भूस्खलन, भूधसाव को देखते हुए लोगों की मांग है कि जल्दी ही पूरे क्षेत्र का समयबद्ध तरीके से भूगर्भीय सर्वे करवाया जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह की घटनाओं के मद्देनजर पारिस्थितिकी और विकास की गति में संतुलन की बात कही है। उत्तराखंड में भूस्खलन और भूधसाव की घटनाओं को लेकर विशेषज्ञ अनियंत्रित निर्माण कार्य और भूगर्भीय घटनाओं को एक बड़ी वजह मानते हैं। एक अहम फैसले के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की स्थापना की मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों की स्थापना करने का फैसला किया गया है। साथ ही एक अन्य अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान के रूप में किए जाने को भी मंजूरी दी गई। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद भारत लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की राह पर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि देश में इंफ्रा, हाईवे और डेडिकेटेड कॉरिडोर का निर्माण बढ़ा है। एफडीआई में इजाफा देखा गया है। समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार ही विकास को गति दे सकती है। पीएम ने कहा कि भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की संभावनाओं को बल दे रहा है। सम्मेलन में कई औद्योगिक घरानों ने भी शिरकत की। उन्होंने राज्य में निवेश करने और प्रदेश सहित देश के विकास में भागीदार बनने का संकल्प व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने का भी संकल्प जताया। कई औद्योगिक इकाइयों ने वृक्षारोपण कर एक स्वस्थ कार्बन साइकिल विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई। समिट में 82 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र आयोजित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव की थीम विकसित युवा, विकसित भारत है। पीएम मोदी ने बेनियामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर उन्हें छठी बार इजराइल के पीएम के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। जयपुर में आज से शुरू हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इस दशक के अंत तक भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संजीव सान्याल की नई किताब रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के विमोचन पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इतिहास का जो संदेश है वो आने वाली पीढ़ियों तक सटीक तरीके से पहुंचाना यह हर पीढ़ी का दायित्व होता है। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 जनवरी तक टल गई है। पीड़ित की ओर से वकील दुष्यंत दवे के अस्वस्थ होने के चलते सुनवाई टली है। एडिशनल सेशन जज की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में ट्रायल पूरा होने में 5 साल का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के रूप में 9 व्यक्तियों के नामों को मंजूरी दी है। कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता नागेंद्र रामचंद्र नाइक की पदोन्नति के लिए अपनी पहले की सिफारिश को दोहराने का भी संकल्प लिया है। कॉलेजियम ने अधिवक्ता नीला केदार गोखले को बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मणिपुर हाईकोर्ट में 2 न्यायिक अधिकारियों की भी सिफारिश की गई है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मसले पर अदालत में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करने बुधवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया और हॉल ऑफ फेम का भी अवलोकन किया। उत्तराखंड के घोड़ाखाल से आए कैडेटों ने अपने बैंड की धुनों से वायुसेना प्रमुख को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने एनसीसी कैडेटों के अनुशासन की सराहना की। वायुसेना अध्यक्ष के समक्ष देश के अलग अलग राज्यों और 17 निदेशालयों से आए एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। दिल्ली में मेयर चुनाव के समय हुई हिंसा को लेकर भाजपा ने आज दिल्ली में 100 से अधिक जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल बेईमान को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेतन देने के लिए केजरीवाल के पास पैसा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पैसा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिवंगत भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी के परिवार और स्वर्गीय फोटो जर्नलिस्ट डीके गुप्ता के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि कंपनी की घोर लापरवाही है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीसामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके के विधायक बुधवार को डीएमके सरकार और स्पीकर के खिलाफ विरोध जताने के लिए काली शर्ट में तमिलनाडु विधानसभा पहुंचे। बिहार के बक्सर जिले में चौसा थर्मल पावर प्लांट की अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा किसानों का प्रदर्शन बुधवार को उग्र हो गया। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पालम क्षेत्र में दृश्यता 100 मीटर दर्ज की गई। केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है, जिसके कारण पत्तों पर बर्फ की परत दिखाई दी। चंडीगढ़ में बढ़ती ठंड के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। केरल के मकर विलुक्कू उत्सव से पहले बड़ी संख्या में भक्त भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए सबरीमाला मंदिर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग से 150 साल पुराने हनुमान मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है। लग्जरी क्रूज गंगा विलास यूपी के वाराणसी पहुंच गया है। इसे पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून में बताया कि पुलिस ने एक चाइनीज लोन ऐप के बड़े घोटाले का भांडाफोड़ किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एसएसपी ने बताया कि थाना नरसेना के गजरौला गांव में कुछ महिलाएं गंगा किनारे मिट्टी एकत्रित कर रही थीं। इस दौरान मिट्टी का ढेर गिर गया और 4 महिलाएं उसमें दब गईं। 4 में से 3 महिलाओं को बचा लिया गया है, 1 की मृत्यु हो गई है। बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 9 अंकों की गिरावट के साथ 60,105 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ
17,895 अंक पर बंद हुआ। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 6.6% रह जाएगी। वहीं चालू वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विश्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक आर्थिक विकास 2023 में 1.7% तक धीमा होने का अनुमान है। विश्व बैंक ग्रुप ने अपनी लेटेस्ट वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिसंबर 2023 तक 1 साल की अवधि के लिए मुफ्त राशन बांटने की योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा है। दक्षिण कोरिया की ऑटो कंपनी किया मोटर्स ने बुधवार को ऑटो एक्सपो 2023 में भारत में पहली बार कॉन्सेप्ट EV9 को लॉन्च किया। ऑटो एक्सपो के पहले दिन Hyundai मोटर इंडिया ने एक और इलेक्ट्रिक मॉडल आयोनिक 5 लॉन्च किया, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 631 किलोमीटर तक चलेगा। टाटा ग्रुप को उम्मीद है कि बेंगलुरु में आईफोन असेंबली प्लांट को अपने कब्जे में लेने के बाद भारत एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स द्वारा तैयार समग्र रैंकिंग सूची में सामाजिक, वित्तीय समावेशन और वित्तीय श्रेणियों में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, तो वहीं गुजरात दूसरे पायदान पर है। गूगल को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल की तरफ से राहत नहीं मिली है। गूगल ने ट्राइब्यूनल से CCI के आदेश को रोकने की अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया है। NCLAT ने प्ले स्टोर नीतियों को लेकर गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 936.44 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की GDP वृद्धि दर को घटाकर केवल 2% कर दिया है। मैरियन बायोटेक का लाइसेंस निलंबित। दवा निर्माता कंपनी मैरियन लाइसेंस बायोटेक का प्रोडक्शन निलंबित किया गया। मैरियन बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप डॉक-1 मैक्स का नाम उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत के मामले से जुड़ा पाया गया है। कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लैब को भेजे गए हैं। उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले में भारतीय दवा निर्माता कंपनी मैरियन बायोटेक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब एक नए विवाद में घिर सकते हैं। बाइडेन के निजी दफ्तर में सरकारी दस्तावेज मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कई गोपनीय दस्तावेज उनके निजी दफ्तर से मिले हैं। बाइडेन के वकील ने भी इन दस्तावेजों को लेकर यह कबूल किया है कि ये उनके प्राइवेट ऑफिस में रखे गए थे। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें ये जानकर काफी हैरानी हुई है। जांच रिपोर्ट अगर राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ आती है तो उन पर जासूसी अधिनियम और राष्ट्रपति रिकॉर्ड अधिनियम सहित राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाले कानूनों के संभावित उल्लंघन का मामला बन सकता है। फ्रांस के पेरिस के एक रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने चाकू से कई लोगों को घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पेरिस पुलिस को हमलावर को पकड़ने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। इस दौरान हमलावर गंभीर रूप से घायल हो गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाहर बम विस्फोट में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। विस्फोट के वक्त तालिबान की चीनी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक चल रही थी। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी आने से विमान सेवाएं ठप हो गई थी। सिस्टम को काफी मशक्कत के बाद अब ठीक कर लिया गया है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आज से शुभारंभ हो गया है। कटक के बाराबती स्टेडियम में रंगारंग उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। इसके अलावा 16 देशों के खिलाड़ियों, अधिकारियों सहित करीब 20,000 दर्शक भी मौजूद थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर ओडिशा को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही टीमों को शुभकामनाएं दी।
भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। टीम इंडिया की नजर ईडन गार्डन्स के मैदान पर सीरीज को अपने नाम करने की होगी। पृथ्वी शॉ के बल्ले ने एक बार फिर रनों का अंबार लगाते हुए रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाकर चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है। पृथ्वी ने असम के खिलाफ मैच में 379 रनों की पारी खेली। पृथ्वी शॉ भारतीय फर्स्ट क्लास और रणजी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने संजय मांजरेकर के 377 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में 22 साल के युवा स्पिनर टॉड मर्फी को शामिल किया गया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की कोर्ट पर वापसी निराशाजनक रही है। चोट से उबरकर मलेशिया ओपन में पहली बार खेल रही सिंधु को कैरोलिन मारिन ने शिकस्त दी। शानदार फॉर्म में चल रहे एचएस प्रणॉय ने मलेशिया ओपन में हमवतन लक्ष्य सेन को हरा दिया है। प्रणॉय ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए लक्ष्य को 22-24, 21-12 और 21-18 से हरा दिया। राजधानी दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नारी समागम और स्पर्धा वुमेन स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ईएफएल कप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में मैन यू ने चार्ल्टन एथलेटिक की टीम को 3-0 से मात दी। न्यूकैसल यूनाइटेड की टीम भी ईएफएल कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने क्वार्टर फाइनल में लेस्टर सिटी को 2-0 से हराया। फुटबॉल विश्व कप के बाद से पीएसजी की ओर से पहली बार उतरने के लिए स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी पूरी तरह से तैयार हैं। पीएसजी का एंगर्स के खिलाफ लीग 1 में आज देर रात मुकाबला होगा। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पुर्तगाल के युवा स्ट्राइकर जोआओ फेलिक्स को एटलेटिको मैड्रिड से लोन पर अपने साथ जोड़ लिया है। इंग्लैंड के पूर्व रग्बी खिलाड़ी डेविड डकहम का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। डकहम इंग्लैंड के लिए 36 बार रग्बी के मैदान पर उतरे थे। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के सम्मान समारोह का आयोजन 10 जनवरी से अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। भारत गोल्डन ग्लोब 2023 में ट्रिपल आर ने अपना असर दिखा ही दिया। एस राजामौली के मैग्नम ऑपस ट्रिपल आर के गीत नाटू नाटू ने 80वें गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता है। फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने आरआरआर की पूरी टीम को बधाई दी। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को आरआरआर की टीम को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि ये पुरस्कार सभी तेलुगु लोगों के लिए गर्व की बात है। जब से आरआरआर का गाना नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब हासिल किया है, सुर्खियां बटोर रहा है। आरआरआर परिवार द्वारा पहनी गई भारतीय पोशाक ने भी प्रतिष्ठित कार्यक्रम में ध्यान आकर्षित किया। मशहूर फिल्म निर्देशक एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर ने सफलता की नई कहानी लिखी है। जल्द ही इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है। राजकुमार संतोषी की मोस्ट अवेटेड फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में है। ये एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जो कि 10 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राखी सावंत और उनके प्रेमी आदिल खान दुर्रानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसमें उन्हें माला पहने और कागजात पर हस्ताक्षर करते हुए देखा जा सकता है। जेम्स कैमरून की अवतार 2 रिलीज के 26वें दिन इंडिया में करोड़ों रुपए कमा रही हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में आज बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।